हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल के ऊपर। दोस्तों, एग्ज़ाम में हर्षवर्धन से संबंधित सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ये वीडियो स्पेशली हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न कोई अलग नहीं होता है, प्रश्न वही होता है, बस एग्ज़ाम और लेवल मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन से पहला आपका प्रश्न रहेगा, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुष्यभूति वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था वो हुआ था हर्षवर्धन, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, ह्वेनसांग ह्वेनसांग की रचना की क्या नाम है? तो ह्वेनसांग कौन थे पहले आपको पता होना चाहिए। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे। ठीक है, चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। और उस टाइम पर भारत में जो हर्षवर्धन थे उनका राज था। ठीक है, तो आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग कहाँ के थे? तो चीनी नागरिक थे। और वो किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, भारत पूरा भ्रमण किया और भारत का स्थिति कैसा था, भारत के सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार के पहलुओं पर लिखा था। तो उसका जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, सी यू की उनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों या फिर कपड़ों, ठीक है, के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था सबसे प्रसिद्ध नगर सूती कपड़ाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? दोस्तों, ये वाला प्रश्न मेरा एग्जाम में आया था इसलिए हमको याद है। तो कब बैठा था? 606 ईस्वी में। ठीक है, 606 ईस्वी में बैठा था हर्षवर्धन गद्दी पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हर्षवर्धन के जो राजधानी थे वो था थानेश्वर। ठीक है, जो वर्तमान में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट आपसे प्रश्न है, हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो जो हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ था उसके बाद कन्नौज के गद्दी पर बैठा यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन बैठे कन्नौज के गद्दी पर हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है देखिए ध्यान से, हर्षवर्धन की राजदरबारी कवि कौन था? तो वो था बाणभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे उसको भी आपको पढ़ लेना है। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन थे उसको भी पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ गुप्त काल में जो जितने भी राजा थे उनके दरबार में भी कौन कौन थे उसको पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। जितने भी राजा हुए थे उनके दरबार में कोई भी था, चंद्रगुप्त हो चाहे अशोक हो चाहे समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, ठीक है, हर्षवर्धन हो कनिष्क हो, उनके दरबार में कौन कौन थे उनके समकालीन, उससे सवाल जरूर पूछेगा। ठीक है, तो उसको पूरा एक बार देख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछेगा चरक किनके दरबार में थे, तो आपको याद होना चाहिए एक कनिष्क के दरबार में थे। ये किससे संबंधित थे? आयुर्वेद से संबंधित थे। अगर ये वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाके पहले हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं वो सीरीज़ में थर्ड पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हम लोग कनिष्क को कवर किए हैं। तो उससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो हम लोग का सेमिस्टर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज़ है ये आज आपका चौथा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग CC4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गुप्त काल वाला पढ़ लेना है। गुप्त काल जो पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर टाइम मिले आपको, ठीक है, अगर टाइम मिले तो जो ये वाला है दक्षिण भारत के कुछ राजवंश उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सातवाहन वंश, उस
तरफ के उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव एकदम हुबहू वहीं से आ जाएगा। ठीक है, हम लोग CC4 का आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये है एहोल एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो थे वो अपने धार्मिक सभा ज़्यादातर प्रयाग में करते थे। ठीक है, और यहीं से प्रयागराज और यहीं से हम लोग का क्या महाकुंभ स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरण किया था? तो हर्ष के जो पहले जो राजधानी हुआ करता था वो था थानेश्वर। थानेश्वर से उसके बाद इसको शिफ्ट करके कन्नौज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था कन्नौज। ठीक है, जहाँ पर हर्ष का राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? तो 643 में किया गया था बौद्ध धर्म सभा का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और प्रश्न है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक है उसका लेखक है कल्हण। दोस्तों, ये जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें क्या है, बात करें राजतरंगिणी की तो ये है, इसमें कश्मीर का इतिहास पूरा है। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास की जानकारी हम लोग को राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का जो शासक उस टाइम हुआ करता था हर्ष के समकालीन, तो वो था शशांक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश का जो स्थापना किया था वो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। ठीक है, जिसके सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा, वही प्रश्न इसमें पूछा गया है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछेगा कि पुष्यभूति काल में राज्य का आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर था। ठीक है, भूमि कर का मतलब होता है जो भूमि दूसरे को दे दिया जाता है, उसमें आप लोग खेती कीजिए, और खेती के बदले जो वहाँ से अनाज होता था या बदले में जो पैसा मिलता था वही इसी को कहते हैं भूमि कर। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मतलब मान लीजिए कि 600 केजी चावल हुआ है तो उसका 1/6 पार्ट, तो 1/6 पार्ट मतलब 600 केजी जो अगर अनाज उगाया गया है तो इसका मतलब सरकार आपसे 100 केजी अनाज लेगा, इसका 1/6 पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ है जलाशय का भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उनके ही समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के बाद जो उत्तर भारत का सबसे बड़े पार्ट का पुनर्गठन किया था वो किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि कुंभ मेला का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। दोस्तों, ये आपको प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्राम का आय दान के रूप में दिया था? तो 100 ग्राम मतलब क्या है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब क्या है, अपने संपत्ति का जो इसमें 10%। ठीक है, संपत्ति का 10% वो नालंदा विश्वविद्यालय को दान कर दिया था, तो वही है 10 ग्राम की आय। ठीक है, हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक
लिखी। ठीक है, तो रत्नावली नामक पुस्तक लिखा है हर्षवर्धन ने। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि बाणभट्ट से, ठीक है, बाणभट्ट से, तो आपको याद रखना है यहाँ पर राजा मेंशन किया जाएगा, और राजा अगर मेंशन नहीं भी करता है तो आपको याद रखना है कि रत्नावली पुस्तक का लेखक हर्षवर्धन है, बाणभट्ट नहीं है। ठीक है, आपको दोनों में से ही कन्फ्यूजन होगा, दूसरा किसी से कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो वो है वेनसांग को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो रास्तरंगिणी में है। नेक्स्ट आपसे सवाल है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो हर्षवर्धन थे। दोस्तों, अब आज का अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो याद रखना है मधुबन का बांस खेड़ा अभिलेख में। ठीक है, तो मधुबन जगह है और उसका जो बांस खेड़ा अभिलेख है उसमें हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव पढ़े उनको मदद मिल सके। मैंने बिना प्रॉफिट का आपको पूरा का पूरा CC3 का ऑब्जेक्टिव कवर करवा दिया हूँ और CC4 भी कवर करवा दूंगा। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में CC4 का ऑब्जेक्टिव में। तब तक के लिए जय हिंद।